स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8। ठीक है, सबसे पहले सेल हम जानेंगे कि ये सेल होती क्या है। ठीक है, ये जो सेल है ये एक सबसे छोटा हिस्सा है हमारी लाइफ का, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और बाकी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो है वो काम में आती हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कहेंगे ये जो सेल है इससे हमें स्ट्रक्चर मिलता है, इससे हमें फंक्शनल होती है और बायोलॉजिकल फंक्शंस भी इससे होती है। इसीलिए ये हमारा एक बेसिक यूनिट है हम सब लिविंग बीइंग्स का। एक सेल जो है वो खुद ही डिवाइड हो सकती है। ठीक है, उसको किसी की मदद नहीं होती है, इसीलिए इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बेसिकली ये जो सेल होती है ये 3 चीज़ों की बनी होती है। एक तो है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। जो बाहर की बाउंड्री होती है, बाहर का जो दीवार होता है इस सेल का, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल को और उसके बाकी हिस्सों को बचाता है बाकी बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब ये जो सेल है ये हम तक कैसे आई, हमें कैसे पता चला कि सेल है। एक बार एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, 1665 में। ठीक है, उन्होंने एक पेड़ का जो बाहर वाला छिलका होता है उसका कुछ हिस्सा लिया जिसको हम कॉर्क कहते हैं, और उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जो ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि इस कॉर्क में कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस थे ये ऐसा लग रहा था जैसे एक छत्ता होता है हनी बी का, वैसा लग रहा था। ये जो है ये सारे बॉक्सेस जो है ये एक दूसरे से सेपरेटेड थे, अलग अलग थे। इसमें बीच में एक वॉल जैसी थी, दिख रही थी। इस बॉक्सेस को इस रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने ये सेल्स को ऑब्जर्व किया था ये डेड सेल्स थी, ये मरी हुई सेल्स थी, ये लिविंग सेल्स नहीं थी। अब हम ऐसे बोलेंगे ये जो सेल है, ठीक है, ये ऐसे है जैसे एक बिल्डिंग में ईंटें होती है। ठीक है, वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स होती हैं जो हमारी स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग्स में हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं उसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं, शेप्स होते हैं और साइजेस होते हैं। ऐसे ही हम में ये जो सेल्स होती हैं जिससे हम बने हुए होते हैं ये भी डिफरेंट शेप्स की, साइजेस की हो सकती हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है जो हम में पाई जाती हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, बराबर वैसे जैसे एक नॉन लिविंग ब्रिक्स होती है। अब जो हम ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होती है वो उसमें बहुत नंबर की होती है। ठीक है, इसका सेल नंबर अलग अलग होता है, शेप्स अलग होती हैं और साइज अलग होती है। अब हमें पढ़ना है नंबर ऑफ सेल्स किस ऑर्गेनिजम्स में कितने होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स जो है हम एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं। ठीक है, हमें मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो एक सेल की भी बनी हुई होती है जिसको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कम ही सेल्स होती है, हमसे कम सेल्स होती है, लेकिन इसमें जो फंक्शंस है बराबर उतनी ही होती हैं जितनी हम में होती है। फंक्शंस में इससे कोई भी असर नहीं होता है सेल्स कम हो या ज़्यादा हो। आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी, सब भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं जो एक सिंगल सेल्ड होता है, और उसके बाद उसमें बहुत सारी सेल्स आ जाती है। जब वो ग्रो करता है, जितना वो ग्रो करता है उतनी ये सेल्स डिवाइड होती जाती है और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ता जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स
कहते हैं। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमोबा है और क्लाइमेडोमोनास है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन है? ऑक्टोपस है, ह्यूमन बींग्स है, प्रोटोमाइजोन है, ठीक है। और बाकी बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है शेप्स ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स है इनकी शेप्स कैसी होती है? इनकी सेल्स राउंड हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, लंबाई में हो सकती है या गोलाई में हो सकती है। डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती है। कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो लंबी होती है लेकिन उनके जो एंड्स है वो पॉइंटेड होते हैं, वो नोकीले होते हैं। ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में जो सेल्स होती है वो बहुत ही लंबी होती है। कुछ होती है, कुछ में ब्रांच जैसी होती है, ठीक है। जैसे नर्व सेल में होती है, ब्रांच जैसी निकलती है, ठीक है। ये जो नर्व सेल है इसमें इससे क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करती है या रिसीव करती है मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। और ये जो नर्व सेल्स है ये कंट्रोल करती है और हमें बताती है कि हमें किस हिस्से में कौन सा काम करना है हमारी बॉडी पार्ट को। ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, जैसे कि इससे पहले भी बताया, वो बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन से। ये जो मेम्ब्रेन है यही इस सेल को शेप देता है, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। और प्लांट सेल में और एक चीज़ होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल है ये इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है इस प्लांट सेल को। ये देखिए डिफरेंट शेप्स होती हैं। स्मूथ मसल सेल्स देखिए कैसी होती है, स्पिंडल शेप, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ब्लड सेल स्फेरिकल और सर्कुलर भी आप बोल सकते हैं। बोन सेल देखिए, नर्व सेल देखिए, ठीक है। नर्व सेल ऐसे, स्पर्म, ओवम, फैट सेल, ये ऐसी होती है। डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट सेल्स होती है। नेक्स्ट जो है वह है सेल के साइजेस। सेल के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, वैरी होते हैं, ठीक है। सेल सब बहुत छोटी भी हो सकती है और सबसे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। जैसे हम सोच भी नहीं सकते उतनी छोटी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। यूजुअली जो ये सेल्स होती है वो ज़्यादा हम माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं और हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, सीधे आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये था सेल साइज़। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होती हैं। देखिए सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है। सबसे पहले सीलिया होता है आउटर लेयर में, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, गोल्गी एपरेट्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी सेल के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सेल्स है ये डिफरेंट साइजेस की होती है, डिफरेंट किस्मों की होती है और डिफरेंट शेप्स की होती है। और ये जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, न्यूक्लियस की बनी होती है, ठीक है। और इन दो के बीच में इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बाकी और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। हर एक सेल जो है हमारी बॉडी में उसमें सेल मेम्ब्रेन ज़रूरी होता है। सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे बाहर के मटेरियल और अंदर के मटेरियल जो है वो एक साथ मिलते नहीं हैं, वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। बाहर के जो मटेरियल होते हैं सेल के उसको एक्स्ट्रासेल्यूलर कहते हैं, अंदर के मटेरियल जो होते हैं सेल के उसको इंट्रासेल्यूलर कहते हैं। इसमें ये जो है इससे सेल को कोई नुकसान नहीं होता है और ये कंट्रोल करता है कि कौन सा मटेरियल को इन जाना है, अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है और किस मटेरियल को सेल के बाहर रहना है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की डबल लेयर से, प्रोटीन से बना हुआ होता है जो इसको सपोर्ट देता है इसके स्ट्रक्चर को, और इसमें चैनल्स बनाता है ताकि मटेरियल जो है उसको जगह मिल सके। रिसेप्टर साइट्स हम जिसको बोलते हैं, जहाँ से मटेरियल जो भी ज़रूरत होता है सेल को वो उसको मिल सके। और ये काम करता है एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स
इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स जिससे ये पहचान सके, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है सेल का वो है न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस भी जिसको हम कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो एक न्यूक्लियोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म लिक्विड है सेल का, जो सेल के अंदर होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर और एक फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं सेल का, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है यही कंट्रोल करता है सेल को, पूरी सेल को। जैसे इंसान में ब्रेन कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है पूरी। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। इस क्रोमेटिन थ्रेड्स में डीएनए होते हैं जिसको हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो एक बहुत डेंस, बहुत घना रीजन है, ठीक है, जहाँ पे आरएनए होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये वो साइट है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। जैसे ब्रेन हमें बोलता है कि कैसे फंक्शन करनी है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल को बोलता है कि आपको फंक्शंस कैसे करनी है और आपको कैसे स्ट्रक्चर में रहना है। इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेल जैसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, और ये वो जगह होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी ऑर्गेनेलीज जो है वो आराम से अपना अपना काम करते हैं सेल में। सारे फंक्शंस जो है वो इसी साइटोप्लाज्म में जो है वो करते हैं। ये ऑर्गेनेलीज इसके जैसे ग्रोथ है, रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी फंक्शंस इसी में होती है। साइटोप्लाज्म के मटेरियल जो है उसमें डिफ्यूजन होता है। जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं डिफ्यूजन की तरह से। डिफ्यूजन की वजह से ये वो फिजिकल प्रोसेस है जो कुछ ही जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, वो ऑर्गन्स जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। वो कुछ यूँ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी एपरेट्स है एंड लाइसोसोम्स। ये वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है जिनकी अलग अलग फंक्शंस होती है सेल में, और सेल को पूरी हेल्प करते हैं उसका काम करने में, ठीक है। इसके बाद हमारा रहता है सेल फंक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।